नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं डार्क न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। लाइव स्टोरी के इस एपिसोड में आज आज जिस शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी जम्मू की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पलकी शर्मा जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू हमारे सो शो मच। में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो है वो है हमारी स्किन केयर रूटीन। इस पे बात करेंगे, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप आपसे। बट सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताइए, हमारे दर्शकों से कुछ अहम पल जो हैं वो साझा करें। मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी एमबीबीएस से, जो मैंने जम्मू से ही करी थी। एमबीबीएस करने के बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर थी एनएचएम में इन जानीपुर। तो वहाँ पे जो बेसिक केयर रहती है, एंटीनेटल केयर, उस सब का हम आई यूज टू हेड ऑल ऑफ दैट। फिर वहाँ के बाद में मैंने सोचा कि अब पीजी करने का टाइम आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। वो मैंने की थी लंदन से। सो मैं यूके चली गई थी, वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ कार्डिफ से अपनी ट्रेनिंग करी थी इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। वंस आई कंप्लीटेड दैट, फिर मैंने लंदन में ही अपने फेलोशिप किया इन एस्थेटिक्स, क्योंकि मुझे लगा ये इस तरीके की फील्ड में मुझे जाने में बहुत इंटरेस्ट था और एस्थेटिक उस टाइम पे बूम कर रहा था। सो एस्थेटिक इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर, स्किन एजिंग, हेयर केयर, उस सब में रहता है। सो ब्यूटिफिकेशन, जो एस्थेटिक ब्यूटी एस्पेक्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, वो एस्थेटिक्स है। तो मैंने उसमें अपनी फेलोशिप करी फ्रॉम लंदन। फिर मैंने वहीं पे काम किया थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद आई केम बैक टू इंडिया इन 2018, एंडिंग 19 के आसपास मैं वापस आ गई थी। और फिर मैंने दिल्ली में काम किया था एक प्लास्टिक सर्जन के साथ। बट देन कोविड हैपेंड, और कोविड के टाइम में वापस जम्मू आ गई थी। फिर मुझे लगा कि अब तब जम्मू में से ही अब स्टार्ट करते हैं। हाँ। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू में आपने यहाँ पे सेटअप किया है, तो यहाँ पे जम्मू वासियों का किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? सी, जम्मू में आई थिंक ये सर्विसेज पहले से थी, बट ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता था कि डॉक्टर सिर्फ क्लिनिकल चीज़ों के लिए ही हैं। बट एस्थेटिक की सर्विसेज पहले भी थी, और बहुत सारे जम्मू के लोग पंजाब और दिल्ली जाते थे। तो इस तरीके की सर्विसेज के लिए, जैसे किसी को हेयर का प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए, लेज़र हेयर रिडक्शन चाहिए, या स्किन ब्यूटिफिकेशन, एंटी एजिंग के लिए चाहिए, तो वो लोग दिल्ली या पंजाब को प्रेफर करते थे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज लेज़र मार्केट पहले हेयरिंग से। ट्रीटमेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये होता है, और मतलब कितने सेशंस रखते हैं, कितने सेटिंग्स में, किस तरह से आप कैसे ट्रीटमेंट करती हैं इसका? सी, नॉर्मली लेज़र हेयर रिडक्शन के मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो वही हैं जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जो कि फीमेल्स में एक हार्मोन जी जी इरेगुलरिटी जी। हो जाती है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो उसमें आपके फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और बॉडी पे भी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग तो उसी के लिए करवाते थे, अपने फेस के लिए। उसमें सेशंस डिपेंड करता है कि आपके हार्मोनल लेवल्स का क्या स्टेटस है। ओके। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 6 सिटिंग्स में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग नॉलेज, जो कि बहुत सारे एस्थेटिक डॉक्टर्स या इवन डर्मेटोलॉजिस्ट, काफ़ी बार तो आजकल लेजर सलोन्स में स्टार्ट हो गए हैं। सो बहुत गलत नॉलेज वो बोल रहे हैं, कि कहते हैं कि 6 में आपके बाल चले जाएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर हार्मोनल प्रोफाइल क्या ऑल्सो। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड यू गेट इट डन फ्रॉम अ सर्टिफाइड टेक्नीशियन। सो ओके। या तो आपका डॉक्टर करे या एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन करे, जिसको लेज़र की नॉलेज है। सिर्फ आप लेज़र मशीन खरीद के आप बस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल और ख़राब हो गए हैं, या लेज़र बर्न्स हो गए हैं, बट दैट इज़ बिकॉज कि जो कर रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जी। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस तरह से हम जानते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। हम देखते हैं कि ऑनलाइन वो स्किन केयर रूटीन के बारे में बता रहे हैं, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, स्पेशली मतलब जो हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इज़ इट अ राइट थिंग टू डू? सी, आई थिंक जैसे कहते हैं ना, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्फ्लुएंसर्स की पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, सो वी कैन नॉट डिनाई दैट। काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आपको राइट नॉलेज देते हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी होनी चाहिए, कि जस्ट बिकॉज आपको ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं तो आप गलत नॉलेज ना बोलें। काफ़ी बार क्या होता है कि जो उनकी स्किन के लिए काम किया है ना, वो वही नॉलेज वो बोलते वही हैं, चीज़ वो आगे वही बताते हैं, बताते हैं। बट हाँ। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि योर स्किन इज एज यूनिक एज यू। जैसे आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, वैसे आपकी स्किन भी डिफरेंट है। तो अगर किसी को कुछ सूट कर रहा है, वो शायद आपको सूट नहीं करेगा। तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, जी। एंड जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग द नंबर ऑफ फॉलोअर्स की कहीं पे ज़्यादा है, तो आपको एक ट्रस्ट, एक इनबिल्ट ट्रस्ट आ जाता है। जी। तो वो मत कीजिए। जस्ट मेक श्योर कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, डू दे हैव अ सर्टिफाइड नॉलेज टुवर्ड्स इट, देन।
ओके। सो जैसे कि हम सभी सुनते हैं ये, मतलब सुनते मोस्टली सुनते हैं कि हाँ, ज़्यादा पानी पीने से स्किन ग्लो करती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम जानना सी चाहेंगे। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि विटामिन सी या रेटिनॉल भी यूज़ करते हैं, उनकी भी स्किन में रिजल्ट नहीं आएगा अगर स्किन में हाइड्रेशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हाइड्रेशन आपको बेस्ट और सबसे चीप वे ऑफ हाइड्रेशन इज़ ड्रिंकिंग इनफ वाटर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन में अगर वाटर लेवल्स अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है टू टेक ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। सो इसलिए पानी ओके। पीना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से डॉक्टर, मोस्टली हम देखते हैं कि एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद स्किन में पैचीनेस आ जाती है कुछ, मतलब किसी का फोरहेड पैची हो जाता है, किसी के अपर लिप्स पैची हो जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी कुछ अलग से रहता है, लाइक इस हाँ, किस हाँ। तरह से, लाइक। सी नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स को इन द 30s दे स्टार्ट डेवलपिंग पिगमेंटेशन, जिसको हम मिलाज़्मा की बात भी कहते हैं। इसमें होता क्यों है, क्योंकि 30s तक बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं, दे हैव गॉन थ्रू हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कभी अपने अर्ली टीन्स या 20s में कभी कोई स्किन केयर यूज़ ही नहीं किया, तो सन डैमेज की वजह से जो हो गया। काफ़ी बार आपके जो जेनेटिक इश्यूज होते हैं, यानी कि जो आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी, वो भी आपको आपके 30s में दिखना स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो पिगमेंटेशन का इशू होता है, इसमें सबसे पहले तो रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, फिर रीज़न को करेक्ट करना ज़रूरी है, और उसके साथ में स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो व्हाट अबाउट बर्थ मार्क्स, अगर किसी को बर्थ मार्क हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया हाँ, जाता उसके है? ट्रीटमेंट भी होते हैं, इनको हम निवाए बोलते हैं। इनके लिए बहुत सारे लेज़र्स आजकल आ गए हैं जो कि इसको ट्रीट कर सकते हैं ये डिपेंडिंग पेनफुल, ऑन द मतलब साइज़। इज इट पेनफुल? इट इज़ नॉट पेनफुल बट इट कैन बी स्लाइटली अनकंफर्टेबल, क्योंकि जो लेज़र्स हैं वो आपका सिर्फ पिगमेंट को टारगेट करते हैं, आगे पीछे की स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो वहाँ से हम उस पिगमेंट को जला रहे होते हैं एक तरीके से। सो इट कैन बिकम रेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बट बहुत कंफर्टेबल ये टाइम ट्रीटमेंट है। कंज्यूमिंग होता है? ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि ओके। हमने आपकी बाकी स्किन को नॉर्मल रखना होता है, तो थोड़ा-थोड़ा करके एनर्जी बिल्डअप करते हैं, बट ये रिमूव हो सकता है। ओके डॉक्टर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ पे बीच में ज़िक्र किया, जिस तरह से पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी कुछ लेडीज़ को फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी कॉमन है आज के डेट पे, तो इसको आप किस तरह से आप करते हैं? सी आई थिंक स्ट्रेच मार्क्स का जो ट्रीटमेंट है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो यू हैव टू मॉइस्चराइज द एरिया वेल। तो जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट है उनको यूरिया बेस्ड क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए उस टाइम पे। जैसे बहुत सारे लोग ऑयल्स यूज़ करते हैं, वो इतना काम नहीं करता है। कोकोनट ऑयल वर्क्स वेरी वेल, उससे भी बेटर होता है कोकोनट मिल्क या कोकोनट मलाई यूज़ करना। अलॉन्ग विद दैट एनी क्रीम विच हैज़ यूरिया इन इट, तो वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइजेशन से क्या होगा, स्किन ज़्यादा खिंचेगी नहीं, और खिंचने ओके। की वजह से ज़्यादा आपको जितने स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं उससे कम पड़ेंगे। स्ट्रेच मार्क्स तो आपको पड़ेंगे बिकॉज पढ़ेंगे ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बॉडी जी। जो है वो ग्रो कर रही है, तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट है, उनके लिए भी लेजर्स आते हैं, माइक्रो नीडलिंग आती है और पील्स आते हैं जो कि इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हैं। तो उससे भी जो पड़े हुए स्ट्रेच मार्क्स को भी हम 60 to 70% रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो अब बात करेंगे एक बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आजकल काफ़ी यूथ जो है इससे गो थ्रू हो रहा है, ग्रे हेयर्स। और अर्ली 20s में ही मतलब ये चीज़ देखी जा रही है यंगस्टर्स में, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सी आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि बिफोर द एज ऑफ 18 ही जिनको ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले इसका जो रीज़न होता है वो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं इमीडिएटली, देन बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस लेवल्स। सेकंड इज़ योर स्लीप पैटर्न, अगर आप तरीके से नींद नहीं लेते हैं या आप टाइम पे नहीं सोते हैं, क्योंकि मैंने टीनेजर्स में ये देखा है कि उनको लगता है 8 घंटे की नींद तो मैं ले रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे सो रहा हूँ, शाम को 6 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरी तो नींद पूरी हो गई, बट दैट इज़ रॉन्ग। द स्लीप हैज़ टू बी एट नाइट ओनली, बिकॉज आपकी बॉडी को डीप स्लीप की ज़रूरत है, जिसको हम REM स्लीप कहते हैं। वो आपकी मोस्टली 10 से 11 बजे रात को शुरू होती है, तो दैट इज़ द टाइम जब आपकी बॉडी अच्छे से रेस्ट करती है। बहुत लोग जो रात को टाइमली नहीं सोते हैं, बहुत लेट सोते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है ग्रेइंग की। दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्योंकि आजकल लोग खाना तो जंक ही पसंद करते जंक हैं, फूड, उसमें स्पेशली न्यूट्रिशन या यंगस्टर्स। सो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, प्रोटीन अच्छा नहीं होता है, सिर्फ आपको कार्ब्स और फैट्स ही मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बॉडी में क्या होता है कि ग्रोथ नहीं होती है उतने अच्छे से। देन अगेन यू कैन हैव हेयर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड हेयर फॉल ऑल्सो। ओके। एंड थर्ड वुड बी ऑफ कोर्स ये आपका जो स्क्रीन टाइम वगैरह होता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही हैं, जो So I आजकल think बहुत जो ज़्यादा बहुत हो ज़्यादा चुके हो हैं। गई है। तो अगर आप इसको करेक्ट करेंगे तो आपका जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो रुक जाएगा, एंड इफ़ बिफोर द एज ऑफ 18 हुआ है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है विद सप्लीमेंट्स।
ओके। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशली फॉर बेबीज़। जैसे हम कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं अभी, लेकिन उनको भी आजकल मतलब काफ़ी मदर्स इतनी ओवर प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों के लिए कि उनकी भी स्किन केयर मतलब इतनी हाँ, ज़्यादा राइट, उसमें राइट, राइट। उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि मेरे बेबी को रैशेज़ हो रहे हैं या हम बाहर जा रहे हैं, मतलब स्विमिंग करनी है तो पहले उसको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। इसके बारे में ये पूरा एक ओवरऑल फॉर बेबी स्पेशली हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। सी आजकल बेबीज़ को भी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि वो जो स्किन रैश का इशू होता है, जी। वो बहुत बच्चों को है। ठीक है, तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ जिस तरीके से जितना पोल्यूशन और बाकी जितने उनके आगे पीछे इरिटेंट फैक्टर्स हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो और फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स, बेबीज़ को एलर्जीज बहुत एलर्जीज जल्दी हो बहुत जल्दी जाती होती हैं। हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि बहुत सारे अगर आप देखेंगे अच्छे बेबी प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, तो क्योंकि मदर्स को लगता है कि हम इसको पाउडर डालेंगे या क्रीम डालेंगे जिसमें बहुत अच्छी खुशबू है, तो वो ये इरिटेशन कॉज कर सकता है। सो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स पे जाओ, सबसे पहले माइल्ड प्रोडक्ट्स पे जाओ। इवन योर बेसिक कोकोनट ऑयल एट होम कैन वर्क वंडर्स, वो भी बहुत अच्छा काम करता है फॉर नरिशमेंट। बच्चों को मालिश करनी चाहिए लेकिन गीली बॉडी पे करो। यानी कि ओके। जब आपकी बॉडी हल्की सी गीली है या थोड़ा सा पानी लेकर पूरी बॉडी पे लगा के उसके बाद आप कोकोनट ऑयल की मालिश करो, उससे हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर को ट्रैप कर लेता है आपकी स्किन के साथ, तो ज़्यादा देर तक हाइड्रेशन रहती है रादर देन ऑन ड्राई बॉडी। ठीक है, ओके। तो ये बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग ऑलिव ऑयल मसाज करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये एक बेसिक चीज़ है। देन सेकंड कमिंग टू सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बच्चों में अगर यूज़ करनी है तो आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, नॉट हाइब्रिड या केमिकल सनस्क्रीन। और बच्चों में सनस्क्रीन आफ्टर द एज ऑफ 2 इज़ रिकमेंडेड। आफ्टर द एज ऑफ 2। यस। ओके। उससे पहले लाइक मतलब आप कहेंगे कि बिल्कुल भी बच्चों को नहीं, सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करनी नॉर्मली चाहिए। छोटे बच्चों ओके। को बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए फॉर विटामिन डी। जैसे आपको पता है जब बच्चा एकदम से पैदा होता है उसके बाद डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप इसको सुबह की धूप लगाओ 10 मिनट के लिए, वो सब अच्छा होता है। एंड सनस्क्रीन अगर लगाना है देन आफ्टर द एज ऑफ 2 आफ्टर द यू कैन एज ऑफ स्टार्ट। 2। ओके। सो व्हाट अबाउट टैटू रिमूव? मतलब आजकल कुछ लड़कियों ने पहले से टैटू तो बनाए थे, लेकिन हाँ अब यहाँ पे नहीं, अब हमें यहाँ पे चाहिए, अब हमें ये चीज़ हटानी है। लाइक इस चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह से आप उन्हें? सी टैटू रिमूवल में एक इशू रहता है कि पिगमेंट कितना डीप गया है और कहाँ से करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम रिमूव कर रहे हों। क्योंकि अगर पिगमेंट बहुत ज़्यादा डीप है तो उसको बहुत ज़्यादा सिटिंग्स लगेंगी। इट इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर, थोड़ा पेन होता ओके। है उसमें क्योंकि जलती है स्किन। एंड उसके बाद में एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है। 100% रिमूव नहीं होता है, गोस्ट इमेज बोलते हैं हम उसको, कि थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन फिर उसको मल्टीपल सिटिंग्स के साथ रिमूव किया जा सकता है। तो जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं टैटू रिमूवल के लिए, मैं उनके साथ ये मजाक करती होती हूँ, तुम्हारा टैटू की इतनी कॉस्ट नहीं होगी जितनी टैटू जितनी रिमूवल की हो रिमूवल की जाएगी। हो जाएगी। सो इसीलिए अगर ओके। ऐसा कुछ करना है, आई थिंक बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर बॉडी। ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो है हमारी डाइट। सो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी स्किन। तो अगर किसी को एक्ने है तो एक्ने के पेशेंट्स को मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप ऑयली खाना कम कर दीजिए, मिल्क कम कर दीजिए एंड शुगर कम कर दीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, सूप्स वगैरह करो। हर एक को कम से कम महीने में एक बारी डिटॉक्स पे जाना चाहिए। एंड बाय डिटॉक्स आई मीन यू कैन गो ऑन अ सूप डाइट, नॉट अ जूस डाइट। बहुत लोगों को लगता है डिटॉक्स मतलब पूरा दिन जूस पीते रहेंगे, बट नहीं, स्किन डिटॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो महीने में आप कम से कम फॉर रेगुलरली फॉर 3 days go on a soup diet, plain soup with no grains. That can help your skin a lot. For people who have pigmentation, I would recommend go for citrus fruits. विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाओ, गुआवा वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो स्किन की प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि डाइट कैसे लेनी है। सीड्स बहुत अच्छे होते हैं फॉर फीमेल्स हु हैव पीसीओएस, उनको सीड थेरेपी करनी चाहिए। तो ये सारे टिप्स जो बेसिक टिप्स हैं, दिस वुड हेल्प। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बात करने के लिए, अपने कीमती समय से हमारे लिए समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो दर्शकों, ये थी हमारे साथ हमारे जम्मू की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पलकी शर्मा जी, जिनसे हमने बात की और आपको भी स्किन केयर रूटीन के कुछ खास टिप्स जो हैं आपको भी साझा करवाए। सो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नई शख्स के साथ, जल्द ही आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्वाल।